नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको मनुस्मृति को जाने किताब से, पुस्तक से जो लिखी गई है विवेक आर्य जी के द्वारा। डॉक्टर विवेक आर्य जी पीडियाट्रिशियन है नजफगढ़ में। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप इसको जरूर पढ़ना। और इसका संपादन सुरेंद्र कुमार जी ने किया है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने, ये गुरुकुल कांगड़ी के पहले कुलपति रह चुके, पूर्व कुलपति रह चुके। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मनुस्मृति को लेकर। तो मैं, इनकी पुस्तक है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की भी विशुद्ध मनुस्मृति, जो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखी है। और जो मनुस्मृतियां में जो मिलावट किए हुए श्लोक थे वो सब हटाकर अच्छे से जो मूल श्लोक थे, मौलिक श्लोक थे, जो महाराज मनु ने बताए थे। जो संविधान, इस विश्व में सबसे पहले जो संविधान की बुक थी वो मनुस्मृति थी, जो महाराज मनु ने लागू की थी। महाराज मनु ब्रह्मा की जनरेशन में हुए थे। ये स्वयंभू के पुत्र थे, उनके पूर्वज थे स्वयंभू, तो इनको स्वयंभू मनु भी बोलते हैं। तो मनु महाराज की ये विशुद्ध मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार जी की जरूर पढ़ें। और मनु को जाने, ये मनुस्मृति को जाने विवेक आर्य जी के द्वारा, ये आप जरूर पढ़ें, अपने घर पर लेकर आए। अब मैं मनुस्मृति के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, न्याय शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, आचरण शास्त्र है, कर्तव्य शास्त्र है, और सामाजिक विधान है, और नीति शास्त्र है। तो मनुस्मृति में धर्म की, नीति की, आचरण की, कर्तव्य की, मोक्ष में जाने की, ये सब बातें लिखी है। और संविधान की मेन तो जो चीज़ है वो संविधान की लिखी हुई है कि कैसे रहना है, कैसे वर्णों का भी इसमें काफ़ी उल्लेख है। मनुस्मृति में जो मूल मनुस्मृति थी उसमें केवल और केवल 1214 श्लोक थे। अब उसमें मिलावट कर दिए गए 1471 श्लोक। अब वो टोटल श्लोक हो गए 2685। अब देखो, महाराज मनु ने तो मूल चीज लिखी थी, मौलिक श्लोक लिखे थे, जिसमें कोई भी जातिवादी नहीं थी, ना ही तो उसमें कोई नारी को नीचा दिखाया था, ना ही उसमें कोई पशु को मारना, हिंसा बताई थी। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो बाद में श्लोक मिलाए गए वो मिलावटी श्लोक मिलाए गए। तो इन मिलावटी श्लोक को डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने अपनी बुक में विशुद्ध मनुस्मृति में अलग कर दिया है। और उसके क्या क्या बेस लिए हैं उसमें मिलावट को हटाने के लिए, उसमें देखो उसकी खासियत है ये विशुद्ध मनुस्मृति जो लिखी है। तो महाराज मनु ने तो भाई अच्छी मनुस्मृति लिख दी, अब बाकी बाद में लोगों ने मिलावट कर दी, तो अब मनु को गाली देने से थोड़ी ना कुछ फायदा होता है। तो महाराज मनु ने तो बहुत अच्छा संविधान लिखा था, मनुस्मृति लिखी थी, हमें वो मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। लेकिन जो बाद में मिलावट कर दी पुस्तक में, मनुस्मृति में, तो वो सब मिलावटी पुस्तकों को जला देना चाहिए। सही बात है। और जो विशुद्ध मनुस्मृति, अब जो सुरेंद्र कुमार जी ने मूल श्लोक निकाले हैं, और भी कई विद्वानों ने निकाले आर्य समाज के, तो आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। तो अब जैसे अंबेडकर जी ने भी संविधान दिया है, अब संविधान में भी कितने संशोधन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े ना जो अंबेडकर जी ने जो उस टाइम पे बात बताई थी वो सारी गलत थी या ये थी। तो ऐसा ही महाराज मनु के साथ हो रहा है। इवन जब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था तो उनको मॉडर्न मनु भी कहा गया था, तब किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। और अंबेडकर जी ने कई बातें मनुस्मृति के हित में भी बोली हुई है, अच्छी बातें, लेकिन वो लोग कई सुनते नहीं हैं। तो ऐसा है कि हमको केवल नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है जो केवल बस मनुस्मृति नाम सुनते ही बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, मनुस्मृति तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप इसको पढ़कर देखिए। और इसमें जो ये नई मनुस्मृति है, विशुद्ध मनुस्मृति, इसमें देखिए विषय विरोध वाली चीज थी। जैसे मुख्य प्रकरण कुछ आ रहा है, फिर अचानक में कुछ आ गया, तो वो श्लोक हटा दिए गए। उसके बाद प्रसंग विरोध हो गया। प्रसंग विरोध मतलब ये विषयों में ही छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, फिर आपस में प्रसंग ही नहीं मिलते जिनके, तो वो विरोध हटा दिए। फिर परस्पर विरोधी बातें हटा दी। फिर पुनरुक्तियां हटा दी गई, जो बार बार दोहराते हैं ना, कई बार चीजों को मिलावट के लिए डालते हैं, बार बार दोहराते हैं कि भाई ऐसा हो, ऐसा ऐसा है, तो वो चीजें हटा दे दी। उसके बाद शैली विरोध, कि एक शैली में बातचीत चल रही है, फिर अचानक में दूसरी शैली आ गई, तो ये सब मिलावट के वो होते हैं सिग्नल्स। तो इनको पकड़ा इन्होंने, सुरेंद्र कुमार जी ने, और विशुद्ध मनुस्मृति बनाई। जैसे फिर मूर्खता पूर्वक और दुराग्रह पूर्वक, इसको बोलते हैं अवान्तर विरोध। तो ऐसे भी विरोध हुए, उनको भी हटाया। फिर वेद विरुद्ध जो बातें लिखी हुई थी मिलावटी मनुस्मृति में, वो भी हटाई। तो ये सब मिला के सब चीजें हैं। तो आप विशुद्ध मनुस्मृति जरूर लाए और पढ़ें।
अब मैं बता देता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कई बातें ऐसे बोली थी, जैसे शूद्र आर्य ही है, आर्य ही थे, और अर्थात वे जीवन की आर्य पद्धति में विश्वास रखते थे। ये डॉक्टर अंबेडकर वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ संख्या 217 से ही लेकर बता रहा हूं मैं प्रूफ। लेकिन अंबेडकर जी भी शूद्रों को आर्य ही मानते थे, और शूद्रों को अनार्य मानना मनु व कौटिल्य के विरुद्ध है। ये बातें सही हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, इसमें जो मनुस्मृति थे, महाराज मनु, उन्होंने तो अच्छी लिखी थी, लेकिन क्या है कि अंबेडकर जी खुद बताते हैं अपने इसमें कि 185 ईस्वी पूर्व एक पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण था, जिसने अपने राजा को मारकर कब्जा कर लिया था राज्य पर, और उसका बौद्धों के साथ काफी खूनी संघर्ष हुआ, और उसके टाइम में ये जात पात आई। पहले क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी, और अब क्या आ गई? जात पात आ गई समाज में। जाति जो व्यवस्था है वो खराब है, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो अच्छी थी। वो कैसे अच्छी थी, वो मैं पूरी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। इन दोनों में अंतर है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में मूलभूत अंतर है। तो जो पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण थे 185 ईस्वी पूर्व, इनके काल में एक सुमति भार्गव नाम का आदमी हुआ था। तो ये जो सुमति भार्गव है, इसको भी कई लोग मनु बोलते थे, निकनेम हो जाता है भाई। जैसे विष्णु नाम है, विष्णु सबसे पहले कोई किसी का नाम था, फिर उसके बाद कई विष्णु आ गए, हनुमान था, राम था, कई नाम आ गए। तो ये सुमति भार्गव है, इसको भी मनु बोलते हैं। और इसने पुष्यमित्र के काल में, जो पुष्यमित्र सुंग था, ब्राह्मण था, जिसने अपने राजा को मार के राज्य पे कब्जा कर लिया था, और बौद्धों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, काफी खूनी संघर्ष हुआ था, जिसने जातिवाद को फैलाया था। तो उस काल में सुमति भार्गव नाम, जिसको मनु भी बोला जाता था, उसने मिलावटी मनु संहिता की रचना की थी। तो अब जो अंबेडकर जी, इससे सिद्ध होता है कि अंबेडकर जी ने जो मनु को नहीं बल्कि सुमति भार्गव की लिखी हुई जो मनुस्मृति है उसका विरोध किया था और उसको जलाया था। तो अच्छी चीज है, जला देनी चाहिए ऐसी मिलावटी चीजों को, हम तो खुद मानते हैं। तो ये मनुस्मृति अपना जो बोलबाला है, मतलब मनुस्मृति में जो मिलावट आई है इस काल के बाद आई है, बताओ। उससे पहले तो मनुस्मृति बहुत अच्छी पुस्तक थी और सब लोग पढ़ते थे और उसको फॉलो करते थे, संविधान मानते थे। अब आ जाती है वर्ण की और जाति की बात मैं बता देता हूँ। देखो, वर्ण जो व्यवस्था होती है वो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको हम आर्य भी बोलते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। इनका अपना अपना गुण कर्म स्वभाव होता है, इनके अपने अपने कर्तव्य होते हैं। वो मैं पिछली वीडियो में आपको सब बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो ब्राह्मण का कार्य होता है मेनली ज्ञान प्रचार प्रसार करना, वेदों का ये होता है। क्षत्रिय का कार्य होता है रक्षा करना, वैश्य का कार्य होता है व्यापार को संभालना, देख रेख करना, और शूद्रों का कार्य जिनमें दिमाग कम होता है उनको शूद्र बोलते थे। ये कोई जाति सूचक वर्ड नहीं है, और ना ही कोई कैसे SC ST इनको कोई शूद्र नहीं बोलता, और ना ये होते। इनमें से कई भी होते हैं, लेकिन कई जो योग्य हैं, गुण कर्म स्वभाव से अच्छे हैं, जो वो दूसरी श्रेणी मानते हैं, वो दूसरे वर्ण मानते हैं। उनमें से कई ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। तो जो वर्ण व्यवस्था महाराज मनु ने बताई वो जन्म के हिसाब से नहीं होती थी कि भाई तुम ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो तुम ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के घर अगर कोई जिसका दिमाग नहीं चलता, काम कर पाता है, वो फिर शूद्र श्रेणी में चला जाता था। तो ये चीजें थी, इतनी अच्छी थी वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था तो अभी आई है कि भाई ब्राह्मण के घर तो ब्राह्मण ही पैदा होएगा, और यादव के घर तो यादव ही, वो क्षत्रिय के घर तो क्षत्रिय मानते, अपने आप को ऊंचा मानते, ऊंची जाति वाले, नीची जाति वाले। ये सब बेकार की चीजें हैं, और अब ये समाज से खत्म भी हो रही है। लोग इसको समझ भी रहे हैं, और इसको हटाने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि अपने योग्य वर वधु ढूंढे और इस जात पात को खत्म करें। दूसरा, जो योग्य है उसको आगे बढ़ाए। अब देखिए, जैसे पुराने टाइम के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जावाल और एलूश, ये ऐसे 2 ऋषि हुए थे जो शूद्र काल में, शूद्रों में पैदा हुए थे। इनके माता पिता शूद्र थे, लेकिन ये अपने गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण उसमें चले गए थे, वर्ग में। तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी। अब इसके बाद देखिए आप, वर्ण व्यवस्था में क्या क्या चीजें होती थी पुराने टाइम में। सबसे पहले होता था वर्ण धारण करना। तो अब जैसे ब्राह्मण का बेटा है, शूद्र का बेटा है, सब जो भी बच्चे होते थे वो खुद ही अपने आप से डिसाइड करते थे कि भाई मेरे को बनना क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ब्राह्मण बनना है, मेरे को क्षत्रिय बनना है, मेरे को व्यापार करना है, या मेरे को सेवा करनी है लोगों की। तो वो अपना वर्ण चुन लेते थे, वर्ण धारण करते थे।
तो वो वर्ण धारण करके फिर गुरुकुल में जाते थे पढ़ने। तो इसको बोल लिया पहला वर्ण धारण करना। फिर होता था वर्ण निर्धारण करना। वर्ण का निर्धारण कौन करता था? जब उनकी ग्रेजुएशन हो जाती थी स्कूल कॉलेज में, तो जो आचार्य लोग रहते थे, गुरु लोग रहते थे, वो लोग डिसाइड करते थे कि भाई ये लड़का, ये बच्चा, ये शिष्य इस वर्ण में जाएगा, ये ब्राह्मण बनेगा, ये क्षत्रिय बनेगा, ये वैश्य बनेगा, ये शूद्र बनेगा। तो ये आर्य थे। आर्य के अलावा और भी होते हैं, दस्यु, मल्लेच, जो मतलब अत्याचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको दस्यु मल्लेच बोलते हैं। और जो आर्य वाले गुण कर्तव्य नहीं होते उनको अनार्य बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन साफ साफ क्लियर हो गई। अब आर्य कोई बाहर से नहीं आए थे, हमारे राम जी, कृष्ण जी सब आर्य थे। और महाभारत, तो आर्य लोग सब यहीं से थे, राम जी भी यहीं से थे, कृष्ण भी ये थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है और हम सब आर्य ही हैं। तो कोई बाहर से नहीं आया। महाभारत रामायण में आर्य ही बोलकर संबोधन किया है। और जो ये नया इतिहास हम पढ़ते हैं, रॉबिन थापड़ का और ये सब जो इतिहास की बुक पढ़ते हैं, ये सब मिलावटी हो चुकी है। इन थ्योरी में काफ़ी आक्षेप है, काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। ऐसी बहुत थ्योरी है जो आर्य इन्वेजन थ्योरी का बहिष्कार करती है, विरोध करती है। और आर्य समाज तो इसका पहले से ही विरोध करता है। तो मैंने आपको बताया वर्ण धारण करना। तो बच्चा अपनी इच्छा से वर्ण को चुनता था कि भाई मैं इस वर्ण में जाना चाहता हूँ। फिर निर्धारण कौन करता था, उसको कंफर्म कौन करता था? ग्रेजुएशन के बाद आचार्य और शिष्य। फिर उसके बाद वर्ण परिवर्तन, वर्ण का परिवर्तन भी हो जाता था। अब वर्ण, जैसे आचार्य ने तो कह दिया कि भाई ठीक है तू ब्राह्मण बन जा, तो घर आ जाता था जब शिष्य पढ़ाई पूरी कर अपना, तो उसको लगता था कि भाई मैं ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो निभा नहीं पा रहा, मैं तो भाई क्षत्रिय बनना चाहता हूँ अब। तो वर्ण परिवर्तन का भी समाधान था बहुत अच्छा हमारी समाज में। और राज्यसभा, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जो राज्यसभा थी, काफ़ी धर्म सभाएं थी, तो उनमें क्या है, जिन माता पिता को, जैसे माता पिता ब्राह्मण है, उनकी बच्चे शूद्र निकल आए, तो ऐसी व्यवस्था थी कि उन ब्राह्मण माता पिता को ब्राह्मण संतान भी उपलब्ध करवा दिया करते। और जिनके माता पिता शूद्र रहते थे और लड़का ब्राह्मण निकल आया, तो उस ब्राह्मण लड़के को माता पिता ब्राह्मण उपलब्ध करवा दिया करते। तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी हमारे राजधर्म और धर्म सभाओं की। उसके बाद सबको स्वतंत्रता थी वर्ण परिवर्तन करने में उस टाइम पे। फिर चौथा आ गया वर्ण पतन। अब वर्ण का पतन हो जाता था, ये तो आजकल भी होता है। जैसे कोई सरकारी नौकरी में घूस खाता है तो निकाल देते हैं उसको, उसका पतन कर देते हैं, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल है, श्री राम के जो पूर्वज थे, सगर का पुत्र असमंजस था, वो अन्यायपूर्ण आचरण करता था अपनी प्रजा के साथ, तो उसको फिर क्षत्रिय से शूद्र घोषित कर दिया गया। और आप देख सकते हैं जो विश्वामित्र भी थे इसमें, वो राजा विश्वरस्त क्षत्रिय थे और वो अपने गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण बने और फिर वो विश्वामित्र कहलाए। तो इतनी अच्छी वर्ण व्यवस्था थी। फिर वर्ण पतन मैंने बता दिया कि भाई वर्ण में गिरावट भी हो जाती थी, जो लोग नहीं चलते थे ना अपने कर्तव्य पे उनमें। फिर वर्ण का बहिष्कार भी होता था। अब जो लोग अत्याचारी होते थे, बहुत भयंकर दुष्ट होते थे, तो उनमें वर्ण का बहिष्कार कर दिया करते और उनको राक्षस घोषित कर दिया करते। तो इसका एग्जाम्पल है ऋषि पुलस्त्य, ये रावण के वंश में थे ये ऋषि। तो इनके ये बहुत अत्याचारी और दुराचारी था, इसलिए इसको राक्षस घोषित किया गया। तो ये मनुस्मृति है जो मैंने आपको बताई। इसमें ना ही तो कोई नारी जाति को नीचा दिखाया गया है विशुद्ध मनुस्मृति में, ना ही पशु हिंसा दिखाई गई है और ना ही कोई जातिवाद दिखाया गया है। इसमें तो योग्यता के हिसाब से वर्ण का सिलेक्शन है। तो अब आप देखिए, इस चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से जानिए, उसके बाद खुद डिसाइड करिए। क्या हम डायरेक्ट बिना सोचे समझे मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं? जैसे जयपुर में कई लोगों ने कोर्ट परिसर में महाराज मनु की मनुस्मृति पर स्याही डाल दी। ये क्या ऐसी हरकतें करके क्या तुम महाराज मनु को गंदा थोड़ी ना कर सकते हो? महाराज मनु ने तो जो मौलिक मनुस्मृति लिखी है उसको अवश्य पढ़े और जाने अपने धर्म को, और फॉलो करते रहे मेरी वीडियो को, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।